गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूएसए या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने जा रहे हैं। विश्व की एकमात्र महाशक्ति यूएसएसआर के विघटन के बाद विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई है। इस देश जो कि पूंजीवादी व्यवस्था पे आधारित एक देश है, संघात्मक शासन प्रणाली वाला एक देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत विकसित देशों की श्रेणी में ये देश आता है। तो हम इस देश के संविधान के बारे में आज जानना चाहेंगे। अमेरिका, जैसा कि कोलंबस निकले थे भारत की खोज करने और पहुंच गए अमेरिका, और उन्होंने नाम दिया इसे नई दुनिया। तब से वहां ब्रिटेन से जाके, एशिया से जाके बहुत से लोग बसते गए और इस तरह से वहां ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज विकसित हो गई। उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन ये आई कि रूल तो ब्रिटेन कर रहा था और 13 कॉलोनीज वहां रह रही थी। उनमें काफी निवासी एशिया के भी थे, इंग्लैंड के भी थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब फ्रेंच के साथ इंग्लैंड का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध की स्थिति में इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी, उस स्थिति को सुधारने के लिए उसने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे और जो ट्रेड की जो पॉलिसीज थी उनको भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया था। इससे असंतुष्ट होकर वहां के जो 13 कॉलोनीज थे उनके लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे ये असंतोष व्याप्त होता चला गया और उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता की मांग हुई, ब्रिटेन ने अपनी निरंकुशता और बढ़ा दी। जॉर्ज तृतीय उस समय शासक थे, उन्होंने अपनी निरंकुशता बढ़ा दी, उन्होंने उन्हें लेने से मना कर दिया। तो 1774 में एक फिलाडेल्फिया में सम्मेलन किया गया जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और किंग को कहा गया कि आप थोड़ा सा लीनियन होइए हमारे प्रति और ये टैक्सेस वगैरह को कम करिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। 1774 में फिर से फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ और उसमें सबने मिलकर जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ये डिसाइड करा कि इस बार अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम युद्ध की घोषणा करेंगे। और इसके बाद 1776 में अमेरिका वासियों ने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध की घोषणा में एक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लागू किया गया जिसमें कहा गया कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए हैं और ईश्वर ने उन्हें समान अधिकार दिए हैं। यदि कोई इन अधिकारों पर दमन करता है तो उस सरकार को हटा देना चाहिए। इस घोषणा पत्र के साथ उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी। 6 वर्ष चले इस युद्ध में आखिरकार ब्रिटेन की हार हुई और ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक संधि हुई। इस संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता दे दी गई। स्वतंत्रता देने के बाद उन 13 कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, उन्होंने डिसाइड किया कि एक कन्फेडरेशन बनाया जाना चाहिए, यानी एक परिसंघ की स्थापना की जानी चाहिए। एक परिसंघ की स्थापना भी कर दी गई, लेकिन ये परिसंघ काफी कमजोर निकला क्योंकि इसमें जो इसकी संघ के जो 13 कॉलोनीज थी, इनके पास काफी अपने अपने पावर्स थे। तो सेंटर काफी वीक था, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी वीक थी। तो धीरे धीरे 8-10 सालों में इसकी वीकनेस सामने आ गई और इन लोगों को लगा कि हमें एक सुदृढ़ सरकार चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था उसमें उनको सुदृढ़ सरकार की जरूरत थी। इसके लिए फिर से फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में काफी जद्दोजहद और बहस के बाद 1787 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया गया, एक निर्माण कर लिया गया, मतलब उसको और उसे बाद में लागू किया। तो ये था इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स की ओर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला फीचर जो हम ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की मेन फीचर्स की ओर। इसका मेन प्रथम जो अपन विशेषता ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, वह है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा यदि किसी ने शुरू की या प्रथम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, वह है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में स्वीकृत किया गया था और 1789 में इसे लागू किया गया। लॉर्ड ब्राइस इसे विश्व का सर्वोच्च लिखित संविधान कहते हैं। स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान की अगली जो फीचर लेने जा रहे हैं अपन, वह है
संक्षिप्त संविधान या विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। ब्रीफ इस वे में कहा जाता है कि ये बहुत ही संक्षिप्त है, इसमें मात्र 7 आर्टिकल्स हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब इसे स्थापित किया गया था 395 आर्टिकल्स के साथ स्थापित किया गया था और इसमें ओनली एंड ओनली 7 आर्टिकल्स हैं और इसे 12-15 पेजेस में लिखा गया है और मात्र स्टार्टिंग में इसमें 4000 वर्ड्स थे जिसे आप हाफ एन आवर में रीड कर सकते हैं। उसके बाद जब इसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट हुए और बिल ऑफ राइट्स लाए गए, उसके बाद जो अब वर्तमान में है इसमें जो हम कह सकते हैं कि 7000 करीब वर्ड्स इसमें हैं या इसमें समाहित है। तो कह सकते हैं हम कि विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त या ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन यदि कोई है तो वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की अगली जो फीचर ले रहे हैं वह है पॉपुलर सॉवरेनिटी, अर्थात जन संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका में जो संप्रभुता विराजमान है वह वहां की जनता में है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित किया था वह भी जनप्रतिनिधियों ने किया था। अमेरिका की सरकार यदि किसी से सत्ता प्राप्त करती है, शक्ति प्राप्त करती है तो वह जन इच्छा के आधार पर ही प्राप्त करती है। और वहां की प्रियम्बल को भी स्टार्ट किया गया है, वी द पीपल ऑफ यूएसए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां संप्रभुता किसमें समाहित है? जनता में समाहित है। जनता की इच्छा के माध्यम से ही सरकार बनी रह सकती है। जन विद्रोह अगर होता है, जन असंतोष अगर होता है तो सरकार को गिरना पड़ सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां जनता की संप्रभुता है। स्टूडेंट्स, अगली जो हम इसकी मेन फीचर ले रहे हैं वह है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है, जैसे अपन ने स्टूडेंट्स ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहां कौन सुप्रीम है, वहां की पार्लियामेंट या वहां की व्यवस्थापिका जो संसद है वहां की वह सुप्रीम है। लेकिन अमेरिका में किसको सर्वोच्च रखा गया है? संविधान को सर्वोच्च रखा गया है। संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। यदि संविधान के विरुद्ध केंद्र सरकार या राज्यों की सरकारें संविधान के विरुद्ध कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे डिसमिस कर सकती है तो या असंवैधानिक करार दे सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वहां का संविधान सर्वोच्च संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता को वहां अपनाया गया है। संविधान से ऊपर ना वहां संघ सरकार है और ना ही वहां की राज्य सरकारें हैं। अगली जो अपन इसके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता लेने जा रहे हैं वह है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान। स्टूडेंट्स, संविधानों के संशोधन की परंपराओं के आधार पर अपन संविधानों को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जब इसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है तो उसे अपन रिजिड या कठोर संविधान की श्रेणी में लाते हैं। पहले पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटेन के संविधान के बारे में जाना था। उसमें अत्यंत ही साधारण तरीके से, जैसे साधारण बिल को पास किया जाता है उसी तरह से अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, तो वो एक लचीले संविधान की श्रेणी में आता है। लेकिन हम इसके अमेरिका के संविधान की ओर चलते हैं तो यह है कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस संविधान में संशोधन की या अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वह काफी जटिल प्रक्रिया है। इसमें 2 तरह की प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। पहली प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा है कि इसमें 2/3 संसद के सदस्य यदि प्रस्ताव पारित करें और इसे 3/4 ऑफ स्टेट्स की लेजिस्लेचर अगर उसे रेटिफाइड करें तब संविधान संशोधन किया जा सकता है। और दूसरी प्रक्रिया है जिसमें 2/3 राज्यों की विधानमंडल यदि प्रस्ताव भेजें वहां के संघ सरकार के पास या वहां की कांग्रेस के पास, तो इसके बाद कांग्रेस एक सम्मेलन बुलाती है और उस सम्मेलन में 3/4 विधानमंडल अगर इसे रेटिफाई करते हैं तो संविधान संशोधन होता है। तो इस प्रकार दूसरी जो प्रक्रिया है वह अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से ओनली एक 21st जो अमेंडमेंट था वो इस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 50 स्टेट्स का कंसर्न लेना और उनकी भागीदारीता बहुत ही मुश्किल काम है, तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है।
स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान की अगली जो विशेषता ले रहे हैं अपन, वह है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गणतंत्रात्मक सरकार। स्टूडेंट्स, अमेरिका में केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों ही स्तरों पे गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। उधर अपन ने ब्रिटेन को पढ़ा था, तो ब्रिटेन में हम जानते हैं कि वहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन वहां रिपब्लिकन स्टेट नहीं कह सकते अपन। रिपब्लिकन स्टेट वह होता है स्टूडेंट जिसमें शासन का सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो यहाँ का राष्ट्रपति जो कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। भारत में भी गणतंत्र है या रिपब्लिकन स्टेट अपन भारत को भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरी ओर अपन ब्रिटेन को देखते हैं, तो ब्रिटेन में रिपब्लिकन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि वहां का किंग और क्वीन जो भी हैं वो वंशानुगत परंपरा के माध्यम से अपनी सत्ता संभालते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, केंद्रीय स्तर पे भी और राज्यों के स्तर पे भी। स्टूडेंट्स, अगली जो अपन अमेरिका के संविधान की विशेषता देखने जा रहे हैं वह है फेडरल सिस्टम या संघीय शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, इसके अमेरिका के क्षेत्रफल को देखते हुए, और जैसे कि आप जानते हैं इसमें 50 स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स को मिलाकर जब ये संघ बना तो इसे संघात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया। संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य कुछ बातें होती हैं जो कि सारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ के संविधान में पाई जाती हैं। किसी देश के शासन व्यवस्था को संघात्मक, छोटे देशों में तो एकात्मक शासन व्यवस्था संचालित की जा सकती है, जैसा कि अपन ने ब्रिटेन में देखा था, वहां एकात्मक शासन व्यवस्था है जहां का संपूर्ण शासन केंद्रीय सरकार जो लंदन में बैठी हुई सरकार है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 50 राज्यों से मिलकर ये अमेरिका का एक देश बना है, तो 50 राज्यों को मिलाने के लिए एक संघ की स्थापना की गई है, संघात्मक राज्य की स्थापना की गई है। इसमें एक संविधान है, उसके अलावा राज्यों के अपने संविधान होते हैं, राज्यों के अपना फ्लैग है। लेकिन फेडरल सिस्टम की या संघात्मक शासन व्यवस्था की मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कठोर संविधान होना चाहिए। दूसरा है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स किसके मध्य? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के मध्य जो पावर्स हैं उनका डिवीजन होना चाहिए। और तीसरा जो है वह है एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी वहां होनी चाहिए। तो ये तीनों की तीनों फीचर्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अमेरिका में देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहां फेडरल सिस्टम को अडेप्ट किया गया है या संघात्मक शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया गया है। जैसे भारत में सूचियों के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विषयों का विभाजन किया गया है, वैसे ही अमेरिका में भी विषयों का विभाजन किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा से संबंधित मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मामले हैं, वो सब केंद्र सरकार के अधीन रखे गए हैं। और बाकी के सारे जो जैसे अवशिष्ट शक्तियां हमारे भारत देश में किसमें समाहित हैं? केंद्र में समाहित है। वहीं अवशिष्ट शक्तियां वहां अमेरिका में किसमें समाहित है? वहां के स्टेट्स को दी गई हैं या राज्यों को दी गई हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वहां संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्टूडेंट्स, अगली जो अपन इसकी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता देख रहे हैं वह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते बताया था कि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं की जननी अगर किसे माना जाता है तो वो ब्रिटेन को माना जाता है। दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जनक किसे माना जाता है तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रदान करी है। जैसा कि हमने देखा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन दूसरी ओर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है या सिंगल एग्जीक्यूटिव होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वहां का प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द स्टेट भी अमेरिका का प्रेसिडेंट ही है, यानी वहां सिंगल एग्जीक्यूटिव है। तो सिंगल एग्जीक्यूटिव है वहां। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि वहां व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का चयन होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह तभी तक बनी रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का या लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस प्राप्त है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आते ही सरकारें गिर जाती है।
तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया गया, इसलिए ना तो कार्यपालिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वहां की कांग्रेस में से होता है और ना ही वह कांग्रेस के प्रति आंसरेबल है या रेस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं के सभी फीचर्स पाए जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो गवर्नमेंट का टेन्योर होता है वो फिक्स होता है, सरकारी गिरने जैसी नौबत यहाँ नहीं आती है। तो जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ 4 वर्ष है, तो वह अपना पूर्ण कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा करता है। नो कॉन्फिडेंस जैसी प्रक्रिया के माध्यम से वह अपने जो टेन्योर से पूर्व उसकी सत्ता नहीं गिराई जा सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के सभी गुण, जो जैसे शक्ति पृथक्करण का गुण है, शक्ति की पृथक्करण की विशेषता है जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक इकहरी कार्यपालिका है, वह भी है, और कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये सारी फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्टूडेंट्स, अगली जो अपन इसकी फीचर ले रहे हैं वह है जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये न्यायपालिका का एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि वहां सुप्रीमेसी किसकी है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की है। यदि वहां की केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध किसी भी कानून को लाती हैं, तो वहां की जुडिशरी के पास, वहां की न्यायपालिका के पास ये पावर है कि उस कानून को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के माध्यम से जो वहां की न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वह किसको कंट्रोल करती है, वहां की व्यवस्थापिका यानी वहां की कांग्रेस। स्टूडेंट्स, वहां की कांग्रेस अपने यहाँ जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वहां कांग्रेस व्यवस्थापिका का नाम है। जैसे कि आप जानते हैं विभिन्न देशों में व्यवस्थापिकाओं को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को हम लेजिस्लेचर को क्या कह रहे थे, पार्लियामेंट। तो वहीं यहाँ की लेजिस्लेचर को हम कांग्रेस कहते हैं। भारत में इसको संसद कहते हैं। जापान की तरफ जाए तो वहाँ डाइट कहते हैं। ईरान की तरफ जाएं तो वहां मजलिस कहते हैं। तो इस तरह से व्यवस्थापिकाओं के अलग अलग नाम हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको लेजिस्लेचर कह के माने तो कांग्रेस वहां की क्या है, लेजिस्लेचर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर पे और एग्जीक्यूटिव पे दोनों को कंट्रोल करती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वहां की जुडिशरी। स्टूडेंट्स, अगला जो फीचर अपन लेने जा रहे हैं वह है फंडामेंटल राइट्स या स्टूडेंट्स अगली जो फीचर ले रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की वह है फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, अमेरिका के संविधान में प्रथमतः जो संविधान में मौलिक अधिकार वहां की जनता को नहीं प्रदान किए गए थे। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट के माध्यम से, प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से वहां की जनता को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार वही जैसे कि भारत में है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की, राजनीतिक दल बनाने की, ये सभी प्रकार की स्वतंत्रता, साथ ही साथ संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में आते हैं, ये ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे घोषित किए गए हैं, ये सारे के सारे अधिकार वहाँ की जनता को दिए गए हैं। और इसके साथ साथ 10 अमेंडमेंट के बाद जो 13, 14 एंड 15 जो अमेंडमेंट हुए हैं वह भी किससे, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। जैसे 13 अमेंडमेंट में जो स्लेवरी सिस्टम है उसको पे रोक लगाई गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विविध संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से वहाँ की जनता को स्वतंत्रता का, समानता का, प्रेस का और संघ बनाने का, दास्ता से मुक्ति का, शस्त्र रखने का, संपत्ति रखने का, ये सारे के सारे अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ के नागरिकों को ये जो अधिकार दिए गए हैं, बेसिकली ये फर्स्ट जो 10 अमेंडमेंट थे इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, इस कलेक्टिवली बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है इनको, जिसमें सारे के सारे स्वतंत्रता के अधिकार वहाँ की जनता को दिए गए हैं। अगली जो फीचर ले रहे हैं वह है ड्वेल सिटीजनशिप। हम देखते हैं कि जैसे भारत में है तो इकहरी नागरिकता है, हम सब भारतवासी हैं। नागरिकता जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं हम लिखते हैं नागरिकता भारतीय, लेकिन हमें दूसरी ओर वहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। सबसे पहले एक नागरिक वहाँ अमेरिकन वासी,
अमेरिका का नागरिक है और दूसरी ओर वह जिस स्टेट का, जिस राज्य का, जैसे कैलिफोर्निया या फिलाडेल्फिया, जिस भी राज्य का है उस राज्य की नागरिकता उसे प्राप्त है। लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सुप्रीमेसी किसकी है? वो है केंद्रीय नागरिकता की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहां एकमात्र ऐसा देश है जहां दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अमेरिका वासी अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ अपने स्टेट की नागरिकता भी प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स अमेरिका के संविधान की अगली जो फीचर ले रहे हैं वह है सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, फ्रेंच पॉलिटिशियन हुए हैं ये। इन्होंने कहा है कि सरकार के तीनों अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का कार्यक्षेत्र अलग होना चाहिए, तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र होना चाहिए। तो अमेरिका में इस सेपरेशन ऑफ पावर को या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संपूर्णतः अपनाया गया है। यहाँ कांग्रेस जो कि वहाँ की व्यवस्थापिका है, प्रेसिडेंट जो कि कार्यपालिका है और वहाँ की जुडिशरी, ये तीनों सरकार के अंग एक दूसरे से स्वतंत्र है। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना और न्यायपालिका का इसकी व्याख्या करना। तो ये तीनों अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, तीनों अपने अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र हैं, तीनों पे एक दूसरे से स्वतंत्र है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां क्या लाया गया है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया गया है। और अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करता है और उसकी संवैधानिकता की जांच करता है। स्टूडेंट्स अगला जो मेन फीचर ले रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का वह है चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल या अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। स्टूडेंट्स इसके पिछले सिद्धांत में हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर, तो इसमें है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इस स्वतंत्रता के माध्यम से सरकार का कोई भी अंग निरंकुश ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वहां के संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल को भी अपनाया, या इसको कह सकते हैं अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। जहां तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वहीं तीनों अंग एक दूसरे को, सरकार के तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं। जैसे कानून निर्माण का जो अधिकार है वह पूरी तरह से वहां की कांग्रेस के पास है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो कि वहां की कार्यपालिका है, वीटो पावर के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरी ओर अपन देखते हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के सारे पावर्स दिए गए हैं और सेना का प्रमुख होने के नाते विश्व से संधि करने का, समझौते करने का अधिकार उसे दिया गया है। लेकिन सारी नियुक्तियों में, राजदूतों की नियुक्तियों में और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में उसे किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है? वहां की सीनेट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। तीसरी ओर अपन देखते हैं कि वहां की जुडिशरी दोनों को, एग्जीक्यूटिव को भी और वहां की जो लेजिस्लेचर है उनको भी कंट्रोल करती है। कौन से अधिकार के माध्यम से? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, जिनके द्वारा इनके द्वारा किए गए कृत्यों के को असंवैधानिक भी ठहरा सकती है। तो दूसरी ओर जुडिशरी को भी कंट्रोल कर रही है। वहां की कांग्रेस या व्यवस्थापिका जुडिशरी के जो अधिकार क्षेत्र है, जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, उसमें कटौती कर सकती है। उनके वेतन भत्ते आदि निर्धारित करने का कार्य कांग्रेस का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस एग्जीक्यूटिव पे और जुडिशरी पे नियंत्रण रख रही है, तो कांग्रेस भी किससे नियंत्रित हो रही है? एग्जीक्यूटिव से भी नियंत्रित हो रही है और जुडिशरी से भी नियंत्रित हो रही है। तो हम देखते हैं कि सरकार के तीनों अंग अगर पूरी तरह से स्वतंत्र रखा जाएगा तो किसी भी अंग के निरंकुश होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए इस संविधान के माध्यम से, चेक एंड बैलेंस के माध्यम से, अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से तीनों अंग एक दूसरे पर स्वतंत्र भी हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की अगली विशेषता की ओर। अगली जो विशेषता है वह है स्पॉइल सिस्टम। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त संविधान है। इसमें बहुत से विस्तार से कुछ नहीं किया गया है। इसी संक्षिप्तता के कारण एक जो बुराई वहां पनप कर आई वह है स्पॉइल सिस्टम। इस स्पॉइल सिस्टम को अपन डिटेल में जब अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये वो सिस्टम है जिसके माध्यम से जैसे ही नया राष्ट्रपति आता है तो पुराने जो लोक सेवक होते हैं वो अपना त्यागपत्र भेज देते हैं। संपूर्ण देशों में राजदूत वगैरह हैं, उसको अपना त्यागपत्र भेज देते हैं और
जो पॉलिटिकली जो राष्ट्रपति को हेल्प मिली थी इलेक्शंस में, उनको वो ऑब्लाइज करने के लिए वो पद वो उनको दे देता है। तो बेसिकली स्पॉइल सिस्टम भी वहाँ ये जो ब्रीफेस संविधान था इसके माध्यम से ये सिस्टम आ गया है। लेकिन पेंडल्टन एक्ट आया था 1883 में। पेंडल्टन एक्ट के बाद से थोड़ा सा मेरिट बेसिस रिक्रूटमेंट वहाँ होने लग गया है। स्पॉइल सिस्टम फिर भी थोड़ा सा हमें देखने को मिलता ही है। स्टूडेंट्स, अगला जो अपन फीचर ले रहे हैं वह है कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस। तो हम जैसा कि अपन ने ब्रिटेन में देखा था, तो ब्रिटेन का संविधान कन्वेंशंस पे बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम उसे कह रहे थे, लेकिन अछूता ये भी नहीं है। यहाँ भी संविधान की संक्षिप्तता कह लें या अन्य कारण रहे हों, यहाँ भी समय समय पर कुछ ऐसे रीति रिवाज और अभिसमय डेवलप हो गए हैं जिन्हें संविधान में उल्लेख ना होते हुए भी वहाँ की जनता मानती है। जैसे वहाँ जितने भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो मंगलवार के दिन होते हैं, न्यायपालिका जो भी डिसीजन देती है वो फ्राइडे को देती है। इसी तरह से वहाँ जैसे फिलिबस्टर की परंपरा है, जिसके अंतर्गत सीनेटर्स जो हैं अनियंत्रित काल तक अपना बोल सकते हैं और इस तरह से किसी भी बिल में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से गैरीमेंडरिंग हमें देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से गवर्नर्स जो हैं जब क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं चुनाव से पहले, तो अपने राजनीतिक हितों को ध्यान पे रखते हुए उनका चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। तो गैरीमेंडरिंग भी वहाँ का एक कह सकते हैं कि एक वहाँ का अभिसमय या कन्वेंशन है। इसी प्रकार से सीनेटियर कटसी भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि सारी की सारी नियुक्तियां करने से पहले राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजदूतों की नियुक्तियां करते समय राष्ट्रपति जो सीनेटर्स हैं उनके सामने उन नामों को रखता है, लिस्ट को रखता है और वो उसे अप्रूव करते हैं। और एक तरह से शिष्टाचार का जो मानते हुए राष्ट्रपति उनके समक्ष रखता है और सेनेटर्स भी उसको एज इट इज पास कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ हमें कन्वेंशंस भी देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति ने एक बार कहा भी था कि ये कन्वेंशंस ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो हमारी आदतों में आ गए हैं। ये जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए या उसके सही संचालन के लिए भी कन्वेंशन होना बहुत जरूरी है और इसे हमने अडॉप्ट किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।